बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग ये जो मैथमेटिक्स का आगा खान बोर्ड का एसएससी पार्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर है ये 2018 का। और ये जो करिकुलम जो चेंज हुआ उसी के बाद का पूरा पैटर्न के ऊपर ये है। तो सबसे पहले तो सेट ए इज़ डिफाइंड एज ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट, देन सेट बी इज इक्वल टू। अब आप क्वेश्चन को देखो, आपको बोल रहा है ए सेट के अंदर 1 2 3 है, ए यूनियन बी ये है और ए इंटरसेक्शन बी ये है। यानी ए और बी के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी ए के अंदर ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 ये बी के अंदर नहीं है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है। तो और ए यूनियन बी के अंदर ये दो नंबर्स एक्स्ट्रा हैं, तो यूनियन के अंदर क्या होता है, हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो इसका मतलब बी के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये दो एलिमेंट्स 4 और 5। ये दो एलिमेंट्स है, ये बी के एलिमेंट्स है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल्स टू 10 20 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, सबसे पहले वो समझ लें कि एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, यानी ए कॉमा 10 जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं, ए कॉमा 10 और फिर उसके बाद ए कॉमा 20 ये जो है, फिर इसके बाद बी कॉमा 10 और बी कॉमा 20। अच्छा, एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं होते, वो भी आगे बताऊंगा, फंक्शंस के अंदर बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। पहले यहाँ पे हम लोग ये बाइनरी रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि बाइनरी रिलेशन, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से बाइनरी रिलेशन है। तो इनमें से जो कोई भी सबसेट जो होगा वो बाइनरी रिलेशन हो सकता है, यानी ए कॉमा 10 एंड बी कॉमा 20, यस इट कैन बी बाइनरी रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी। 10 कॉमा ए एंड 20 कॉमा बी ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें ए टू बी चाहिए, बी टू ए नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ए कॉमा 20, यस ए कॉमा 20 इज पॉसिबल एंड 10 कॉमा बी इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 3, ये इसका आंसर है 1 एंड 3, यानी सी वाला इसका आंसर हुआ। फिर उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड एज दिस एंड ई इज सेट ऑफ इवन नंबर्स देन ई कॉम्प्लीमेंट इज। याद रखना, ई जो सेट ऑफ इवन नंबर्स होगा वो ये यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट का होगा, यानी इसका मतलब क्या, ई के अंदर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से ई को माइनस कर देंगे हम लोग, ई के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, इवन नंबर्स को निकाल देंगे, तो बचेंगे क्या, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 जो है वो हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब फंक्शंस है। अब फंक्शंस के बारे में जैसे यहाँ पे है कि बाइनरी रिलेशन में क्या था, ए कॉमा 10 और ए कॉमा 20, यानी ए के ऊपर आंसर 10 भी आ रहा था और ए के ऊपर आंसर 20 भी आ रहा था। ये चीज़ फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, यानी एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं आ सकते, यानी ए का आंसर 10 भी आ रहा है और ए का आंसर 20 भी आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ए का आंसर 10 आ रहा है और बी का भी आंसर 10 आ रहा है, ये हो सकता है। यानी आप एग्जाम में हो, उसको समझने के लिए, फंक्शन को समझने के लिए इस तरह समझो, आप एग्जाम में हो, आप एक एमसीक्यू के दो आंसर नहीं लिख सकते हो, ए के ऊपर भी मार्क और बी के ऊपर भी मार्क नहीं कर सकते हो। यानी एक बच्चा दो आंसर का दो आउटपुट नहीं दे सकता, यानी दो आंसर्स के ऊपर मार्क टिक नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग बच्चे, दो अलग अलग स्टूडेंट्स, ए और बी, दो अलग अलग स्टूडेंट्स दोनों 10 के ऊपर मार्क लगा सकते हैं। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग इनपुट के ऊपर सेम आउटपुट पॉसिबल है। जनरली इसको समझ जाने का एक आसान सा तरीका होता है, वो होता है हमारे पास इसकी जो डायग्राम बनती है कि ए है और बी है, यहाँ पे 10 है और 20 है। ए के ऊपर आंसर 10 हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ए के ऊपर आंसर 20 भी हो। ये दो एक जगह से दो आउटपुट नहीं निकल सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पॉसिबल क्या चीज़ है, पॉसिबल ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और इसके अंदर कोई मसला भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि ए के ऊपर भी आंसर 10 है और बी के ऊपर भी आंसर 10 है और 20 अगर एम्प्टी यहाँ पे रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट का नंबर एम्प्टी रह सकता है लेकिन इनपुट का नंबर एम्प्टी नहीं रह सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता था कि बी के ऊपर कोई आंसर ही नहीं होता, ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। यानी
कि हम कहते हैं बस a के ऊपर 10 है और b का कोई आंसर ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं होता है। तो अब इसके अंदर से पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है if x is equals to 10, 20 and y is equals to p q r, then which of the following represents a function from x to y। तो 10 के ऊपर आंसर p हो सकता है, यस इट कैन बी फंक्शन, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं होगा क्योंकि 10 के ऊपर सिर्फ p आंसर आ रहा है, जबकि 20 के ऊपर कोई आंसर नहीं आ रहा है, यानी इनपुट के ऊपर कोई आउटपुट नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल, ये इसके अंदर ये वाली कंडीशन है, तो पहला इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले आंसर के हिसाब से 10 और 20 इनपुट के अंदर है हमारे पास, और आउटपुट के अंदर हमारे पास पी क्यू आर है, और सिर्फ 10 के ऊपर आंसर पी आर है, जबकि 20 के ऊपर कोई आंसर नहीं है। तो और अभी हमने बात की कि इनपुट कभी भी, यानी जो हमारी इनपुट वैल्यू होती है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर कोई आंसर ना आ रहा हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला इसके लिए इसका आंसर नहीं है। दूसरे में बोल रहे हैं 10 के ऊपर p है और 10 के ऊपर q है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोल रहे हैं 10 के ऊपर p और 10 के ऊपर q। अभी मैंने आपको बताया कि जो है वो 10 के ऊपर एक ही इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वाला 10 के ऊपर p और 20 के ऊपर भी p, ये पॉसिबल है क्योंकि दो अलग अलग इनपुट्स के ऊपर सेम आउटपुट पॉसिबल है, और आउटपुट के अंदर सिर्फ कुछ वैल्यूज़ खाली रह जाएं, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी रेंज की कुछ वैल्यूज़ खाली रह जाएं तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी इसका आंसर जो है वो सी सही है। सी सही है, लेकिन डी गलत है। लेकिन क्यों गलत है वो भी समझ लेते हैं। 10 के ऊपर p और 10 के ऊपर q, ये बोल सी के अंदर बोल रहे हैं 10 के ऊपर p और 10 के ऊपर q और 20 के ऊपर r पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही इनपुट के ऊपर दो आउटपुट, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 10, 20, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटू फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन होते क्या है? इनटू फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर जैसे ये है, ये इनटू फंक्शन है कि इसके अंदर एक जो रेंज है वो खाली है, यानी 20 के ऊपर 20 किसी का भी आंसर नहीं है, ना एक आंसर है ना बी का आंसर है, तो ये जो है वो इनटू फंक्शन होता है। इसमें कम से कम एक आउटपुट की वैल्यू बिल्कुल खाली रहे, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 1 का आंसर भी 10 होगा, 2 का आंसर भी 10 होगा, 3 का आंसर भी 10 होगा, 4 का आंसर भी 10 होगा, और 20 किसी का भी आंसर नहीं होगा, तो वो इनटू फंक्शन हो सकता है। या 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तीनों का आंसर जो होगा वो 20 होगा और 10 किसी का भी आंसर नहीं होगा, तो ये इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, 1 के ऊपर 10 है, 2 के ऊपर 20 है, ये इनटू फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर इनपुट वैल्यूज़ भी, यानी 3 और 4 के ऊपर कोई आंसर नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यानी ये फंक्शन ही नहीं होगा। फिर 1 के ऊपर 10, 2 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 10, ये बात सही है, लेकिन 4 के ऊपर क्या है? 4 के ऊपर भी 10 होना चाहिए था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 के ऊपर 10, 2 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 10 और 4 के ऊपर 10, ये आंसर हमारा सही है इसके ऊपर। और 1 के ऊपर 10, 2 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 20, 4 के ऊपर 20, ये फंक्शन तो ज़रूर है लेकिन इनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनटू फंक्शन के अंदर एक किसी आउटपुट को किसी एक रेंज को अनपेड रहना था, यानी उसको किसी के साथ भी उसका एरो मैच नहीं होना था, तो ये इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाएंगे इसकी बाकी क्वेश्चंस के लिए।